नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शिकार न सिर्फ महिलाएं होती हैं बल्कि पुरुष और आज के समय में यंगस्टर इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्यों हो जाती है, इसके रीजन क्या हैं और भी इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, नेचुरोपैथ के जरिए हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि स्लिप डिस्क क्या होता है और इसके पीछे का कारण क्या है। आजकल युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे युवा ही स्टेबल ना रह सके, उनको हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है। क्योंकि जैसे मेन पिलर अगर हमारे युवा वर्ग है, उसी तरह से शरीर का मेन जो रीजन है, मेन पिलर है, वो हमारी है रीढ़ की हड्डी। जब रीढ़ की हड्डियों में आपको समझना है कि ये क्या होता है, तो जब रीढ़ की हड्डियां जो है उसके बीच में छोटे छोटे डिस्क आए हुए होते हैं, वो मुलायम डिस्क होते हैं, उसे डोनट शेप में, आपने देखा होगा डोनट शेप में डिस्क आए होते हैं। अब ये डिस्क काम क्या करते हैं? तो ये जो डिस्क है वो एक तो हड्डियों का मूवमेंट करने में, उनके बीच का गैप को मेंटेन रखने में, और जब आप ज्यादा कुछ एक्सेस कर लेते हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या फिर एक्सीडेंट्स या चोट लगती है, तब ये जो डिस्क है, अब देखिए जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर हमारे ये वर्टिब्रा दिए गए हैं, समझ लीजिए ये हमारे वर्टिब्रा है, उसके बीच में ये जो है वो डिस्क होता है। जब चोट लगती है या एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गलत लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर के कारण ये जो डिस्क है, बीच का जो डिस्क है, वो क्या होने लगता है, अपनी जगह के बाहर निकल जाता है या रप्चर हो जाता है। जब ये रप्चर हो जाता है या अपनी जगह से खिसक जाता है, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। अब काफी लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो वो नहीं है। हमें ये समझना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मूवमेंट दे रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, डीजनरेशन के कारण ये दोनों के बीच में अगर ये जो डिस्क है वो खिसक जाए या उसका प्रॉब्लम हो जाए, तो वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाती है या उसमें से जो जेली है वो बाहर निकलने जाती है, और ये जो दो वर्टिब्रा है उसमें क्या होने लगता है, घिसाई का होने लगता है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां होती है। अब ज्यादातर आज का लोगों का बैड पोर्शन, बैड फूड हैबिट और बैठालू जीवन के कारण कई सारे रोग अपनी ही लाइफस्टाइल के कारण उत्पन्न होने लगे। जब आप प्रॉपर पोस्चर में बैठते नहीं हो, प्रॉपर खान पीन नहीं करते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, जब शुरुआत होती है तब आप लोग दवाइयों के द्वारा उसको ठीक कर लेते हो, लेकिन उसके बाद वो वापस जन्म लेता है, लेकिन उसको हमें रूट से खत्म करना है। तो ये जो परेशानी है वो आजकल बच्चों से लेके बड़े तक ये प्रॉब्लम सब होने लगा है। तो इसका इलाज कैसे करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था क्यों, उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला है कि बाइक सबको अच्छी लगती है, आजकल बहुत स्पीड वाली बाइक आने लगती है, बहुत ही आप जैसे ही घूमने का शौक हो रही, लेकिन जब खड्डे वाले रास्ते होते हैं और वहां से आप बहुत जोर से बाइक, तो आपका क्या होता है, आप बार बार आपका पोस्चर गलत हो जाता है, आपका बार बार दबाव, तो ये जो हमारे ये वर्टिब्रा है, ध्यान रखिए, ओके, उसमें क्या आने लगता है, ऐसा ऐसा दबाव आने लगता है। तो पहला है कि जब आप ड्राइव करते हो
तब हड्डियों के बीच से भी वो लेके जाते हैं। या स्टंट आजकल बहुत फैशन हो गई है, एक स्टंट करना, एक अलग सा कुछ दिखाना, वो बाइक में हो, साइकिल में हो, या फिर रोलर स्केट्स में हो, बहुत सारा फैशन हो गया है और बहुत सारा कंपटीशन भी हो गया है। लेकिन तब ध्यान नहीं रखते कि हमारे डिस्क में, हमारे वर्टिब्रा में, हमारे रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कि चोट लगती है, जैसे अगर आप कोरियोग्राफर हो, आप डांस करते रहे हो, तो उसमें ऊपर से स्टंट करके लोग जंप करके कुछ अलग टेक्निक बताते हैं, तो उसमें बार बार क्या हो जाता है, यहाँ पे दबाव आने लगता है, और वो अभी नहीं लेकिन बार धीरे धीरे वो बाहर अपनी जो डोनट शेप की होती है, एक जेली भरा होता है, वो धीरे धीरे खसकने लगता है, राइट। और वो उत्पन्न होता है बैक पेन में। ज्यादातर ऐसे तो रीढ़ की हड्डियों में सभी जगह पे स्लिप डिस्क हो जाता है, क्योंकि अपनी जो 33 मणके है उसके बीच में डिस्क दी हुई है, तो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नेक रीजन पे या फिर लंबर पे, लोअर बैक पे आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है। क्यों? क्योंकि आइदर नेक का कुछ झटका लग गया, कभी कभी किसी को एक आदत होती है ऐसे कट आवाज करने की, खट खट, या फिर मुंडी को कुछ स्टंट ऐसे दिखाते हैं योग में भी। कभी कभी देखा कि पूरी मुंडी कर गई, हाथों को टेढ़ा कर दिया है, बैक को ऐसा कर दिया है, अष्टवक्र की तरह। अष्टवक्र तो चलो भाई, उनका तो रूप भी ऐसा था, लेकिन अब हम लोग भी अष्टवक्र की तरह कुछ कुछ अलग अलग टेढ़ा मेढ़ा करके हमारा फेम करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, नेक रीजन और बैक, वो दो रीजन पे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है ड्यू टू द रीजंस। दूसरा आता है आफ्टर प्रेगनेंसी। अब देखिए, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका बेली फैट बढ़ जाता है, और जो हमारा जो कर्वेंचर होता है वो प्रेशर में ज्यादा आता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी डिस्क रप्चर या डिस्क खिसक जाना भी बोला जा सकता है, तो वो भी एक कारण है। और मेन कारण है वेट गेन। अगर मोटापा है, अगर खान पीन में कंट्रोल नहीं है, तो वो भी एक रीजन में आता है, वो भी एक कारण में आता है कि उससे भी दबाव पड़ता है। क्योंकि मोटापा पेट की तरफ आता है तो डिस्क हमारी जो है वो कैसी हो जाती है, बाहर की तरफ पुश पुश हो जाती है, और रप्चर भी कभी कभी हो जाता है, दब जाती है और डीजनरेट होने लगता है। दूसरा, न्यूट्रिशन। देखिए, मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब शरीर से जो जो मिनरल्स विटामिन्स की जरूरत है वो न रहे, लैक ऑफ विटामिन्स हो जाए, तब मांसपेशियों में या हड्डियों में प्रॉब्लम्स होने लगता है, तो वो भी एक रीजन है। दूसरा है कि अगर एज बढ़ती जाती है तो शरीर में वात का, बिकॉज ये वात का रोग है, तो वात बढ़ने के कारण न्यूट्रिशंस हमारे खत्म होते हैं, और जो हमारे हड्डियों के लिए चाहिए न्यूट्रिशंस या मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए जो चाहिए, वो जब खत्म हो जाता है तब कमजोरी आपको दिखने को मिलती है। और जब आप स्टैंडिंग वाला कोई काम बहुत करते हो, सिटिंग पोजीशन में बहुत टाइम रहते हो, आइदर स्टैंडिंग आइदर सिटिंग, या लाई डाउन रह के सोते सोते किसी को आदत होती है रीडिंग करना, टीवी देखना, या फिर मैच देखना, या व्हाटएवर, या कोई भी सीरीज लाइक चल रही है वो देखना, राइट। तो वो क्या हो जाता है कि अगर आप बहुत भी टाइम सोते सोते हो, तो वो जो मसल्स है रीढ़ की हड्डी के आसपास के जो मसल्स है वो भी कमजोर होने लगते हैं। अब ये सारी रीजन के कारण हमारे डिस्क पे प्रॉब्लम्स होने की शक्यता रहती है। ऐसे तो ये इलाज आप कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दूसरा कोई नहीं। अगर आप अपने, क्योंकि जब आपका वर्क पता है कि इफ यू आर इन अ बैंक मैनेजर, आपको पता है आपका पोस्टर सिटिंग वाला है, कैशियर हो, बैंक मैनेजर हो, ऑनलाइन पे अगर अभी काम चल रहा है तो पूरा टाइम आप सिटिंग पोजीशन में रहते हो। टीचर हो तो खड़े कभी रहे कभी बैठ गए, अगर आप सिलाई दर्जी हो, राइट, फैशन डिजाइनर हो आप, अगर आप एंकरिंग कर रहे हो, राइट, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स में हो, या स्पोर्ट्स के कोच हो, या स्पोर्ट्स में आप
रुचि ले रहे हो, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि टू मच सिटिंग का या टू मच स्टैंडिंग का जब हो जाता है, तब दबाव खिंचाव ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। कभी कभी महिलाओं को खास मैं बोलती हूँ कि अचानक से किचन में कुछ भी लिफ्ट कर लेना, अचानक से कभी भी वॉक स्पीड में कर लेना, या अचानक से कोई भी कार्य कर लेना, वो भी एक प्रॉब्लम दिखाता है। ये भी एक रीजन है कि इमीडिएटली जब आप करते हो ज्यादा वजनदार कोई चीज है, तो वो भी एक रप्चर की तौर तक जा सकता है। ऐसे तो आपको पता चल ही जाता है, क्योंकि उसके लक्षण मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये सारे जो है सिम्टम्स है, ये जो सारे कारण है, वो मार्क पहले करने हैं कि कहीं आप जब चल रहे हो पैरों में सुन्नपन, बैक पे पेन, या फिर हाथों पे झंझनाहट, या बैक नर्व कॉम्प्रेशन, या नीचे लेग्स की तरफ आपको कहीं दर्द पेन का एहसास तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि ये सारे भी कारण है कि अगर आपके पैरों में दर्द रह रहा है, पैरों में जलन हो रहा है, झंझनाटी हो रही है, या बैक पेन पे बहुत ही बार आपको कंप्लेंट्स रहती है, या आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, तो ये सारे रीजंस है कि कहीं आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो ये रीजन है, और हम आगे देखेंगे कि उसके लक्षण क्या है और किस तरह से हमें योग और नेचर की ओर से हम ठीक कर सकते हैं। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल में जिस हिसाब से चेंजेज़ हो रहे हैं, उसी हिसाब से बीमारियाँ भी अपना शिकार बना रही हैं हमें। ना सिर्फ स्लिप डिस्क बल्कि और भी बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं, जैसे ओबेसिटी भी इसका एक बड़ा कारण है। तो अब आगे हम चलते हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्लिप डिस्क के लक्षण क्या होते हैं? मतलब हमें पता कैसे चले कि अब हम स्लिप डिस्क का शिकार हो रहे हैं? अब देखिए, जैसे हमने बात की कि रीजंस देखा कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारा रोज का काम क्या है, हम किस तरह से फूड को इंटेक कर रहे हैं, वो हमें पता चल गया। अब मेन है कि स्लीप डिस्क का मेन है सायाटिका। अब सायाटिका अगर हो जाता है, वो भी L4 L5 के नीचे नर्व कंप्रेशन से ही नीचे तक उसका पेन जाता है, तो सायाटिका भी रीजन होता है ड्यू टू द स्लीप डिस्क, राइट। लेकिन लोग समझते हैं सायाटिका एक रोग है। नहीं, अगर स्लीप डिस्क हुआ है, अगर कहीं पे आपका दबाव या फिर डीजनरेट होने लगा हुआ है, तो वो जो नर्व नीचे जा रहा है, जो नर्व जो वर्टिब्रा के नीचे से जा रहा है, वो दबने लगेगा, और उस वजह से साइटिका का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो सबसे पहले साइटिका। दूसरा, जैसे ही नर्व कॉम्प्रेशन, तो बाजू के मांसपेशियों को ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी के बाजू में के मांसपेशियों में क्या होने लगेगा, तनाव सा महसूस होने लगेगा। आपको हमेशा कंप्लेन रहेगी कि मैं योग आसन कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बैक बहुत दुख रही है, मैं लेट रही हूँ या लेट रहा हूँ, उसके बाद मैं जब खड़ा होता हूँ फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम कि हम चल रहे हैं, सडनली बैंड हो रहे हैं, सडनली ड्रॉप हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तनाव है, यहाँ की जो मांसपेशियां इस साइड और इस साइड के मसल्स है, वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ही लूज हो जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलता है। तो उस विजन से पैरों पे सुन्नापन, पैरों पे आपको नमनेस लगने लगता है, घुटनों पे दर्द लगने लगता है, कभी कभी कुल्लों पे या फ्रंट पे, पेल्विक रीजन पे, जहां से हमारे पैर जो हिप से बाहर है, तो वो पेल्विक रीजन पे भी हमें तनाव का महसूस होता है। और जब हम शुरुआत में, देयर आर ग्रेड्स होते हैं, 1 to 4 ग्रेड्स होते हैं, लेवल होते हैं उसके, कि अगर आप 1 to 3 ग्रेड्स में रहते हो तो कहाँ कहाँ लक्षण दिखाई देंगे। 1 to 3 हम ट्रीट कर सकते हैं, ग्रेड तक जाता है कैसे, तब घुटनों में परेशानी हो जाती है, बोन पे परेशानी हो, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू वात। तो जब आपको लगता है कि घुटने बैंड होने लगे हैं, या फिर इम्बैलेंस, थोड़ा सा आप चलते हो और आपको लगता है, महसूस लगता है मैं बैठ जाऊं, अब आप कभी भी स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हो, आप जरा सा बैठोगे आपको तनाव लगेगा, और वो जो तनाव है यहाँ पे तो है ही, लेकिन ये जो तनाव है ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा,
और वो शोल्डर पे आने लगेगा, हाथों पे सुन्नपन लगने लगेगा, झंझनाटी होने लगेगी और फील होगा कि मुझे कुछ नमनेस का, मैं कुछ उठा नहीं रहा हूँ, राइट। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप हेयर ड्रेसर हो, तो आप अगर ये करते हो, ब्लो ड्राई करते हो या आइनिंग कर रहे हो, तो आपका शेक होने लगेगा, राइट, क्योंकि यहाँ से तनाव महसूस होगा, तो आपको ये महसूस हो सकता है। दूसरा, अपर बैक में या नेक रीजन पे आपको स्टिफनेस लगने लगेगा, कभी कभी आपको हेडेक जैसा या फिर काफी समय आपको डिजीनेस या वर्टिगो जैसा या वॉमिटिंग जैसा भी लगने लगेगा। तो ये सारे जो है वो हमारे लक्षण है कि अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि लेट मी चेक। पहले किस तरह से अपने आप को चेक करें, पहले तो चेक करो स्लीपिंग पोजीशन आपकी कैसी है, सिटिंग पोजीशन आपकी कैसी है और स्टैंडिंग पोजीशन आपकी कैसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा जब भी कोई खड़ा रहता है 1 मिनट 2 मिनट के बाद टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होने लगता है, आइदर कृष्ण की तरह खड़े रहने लगते हैं या फिर पाँव को ऐसे करके या फिर पाँव को ऊपर या टेढ़ा मेढ़ा, या समटाइम्स मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है जेंट्स लोगों को वॉलेट पीछे के रखने की आदत होती है। अब जब आप वॉलेट को पीछे रखते हो तो क्या हो जाता है, पोस्चर ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। पैंट के पीछे वॉलेट रखते हैं, आजकल महिलाओं को भी देखा है, बड़ा सा फोन होता है और पीछे के पॉकेट में रखते हैं वो लोग, राइट। तो क्या हो जाता है, उसके रेज, उसके वाइब्रेशंस वो आपको होते हैं और आपका इम्बैलेंस होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टंट करके जाते हैं लोग या फिर खड्डे आते हैं तो उसको बचा के नहीं जाते लेकिन उसको उड़ा के जाते हैं। तो जब आपको ये सब कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो आप, या फिर आप देखते हो कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या मिसिंग है, राइट, तो पहले अगर आप ये चेक करो और उसके बाद खुद एक क्रिएटर बनो और देख सकते हो कि आप खुद एक एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा आपको योग, प्राणायाम, आसन और नेचर केयर की ट्रीटमेंट आपको कैसे हेल्प कर सकती है। मैम, आज की इस एपिसोड की शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, कि ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में ज़्यादा होती है और जिसका एक कारण आपने बताया कि जब वो बाइक चलाते हैं तो उन्हें स्टंट करने का बहुत शौक होता है या फिर गड्ढों से बाइक को बचाकर नहीं चलाते हैं। तो यंगस्टर्स में स्लिप डिस्क का ज़्यादा होना, इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, जैसे हमने बात की कि आजकल बच्चों में और यंगस्टर्स में बच्चे बाइक चलाते हैं क्योंकि एक टीवी एक मीडिया हो गया है, अट्रैक्शन का हो गया है। मूवी में, टीवी में आजकल ऐसे ऐसे शोज दिखाते हैं जो स्टंट में दिखाते हैं कि अगर आप इस तरह से करो, ऐसे ऐसे प्रचलित शो हो गए हैं। लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं समझते बच्चे कि ये बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्टेज क्या है। वो एक दो बार प्रैक्टिस की होती है, उनके सामने ऑब्जर्वेशन होता है, वो नहीं देखते। बच्चों को बस लगता है मुझे भी ऐसा स्टंट करना है, मुझे भी इस तरह से ट्रिक्स करनी। तो जब वो ट्रिक्स करते हैं, ऑलरेडी अगर उनमें वात प्रकृति है, वात प्रकृति का मतलब आपको फील होगा कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको ज्यादा होगा आपको फील होगा कभी ना कभी दर्द का एहसास होना, वो आपको, क्योंकि वात से 80 रोग आते, एक सिर्फ वात 80 रोगों को जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस अगर आपके बॉडी में है, ध्यान रखिए। और उसमें भी आप ऑलरेडी ध्यान रखिए, आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो आप समझ जाओगे। आपके पास स्केच बुक है, एक स्केच बुक है, लेकिन उसके पत्ते बहुत ही, जो पेजेस होते हैं वो बहुत ही वीक है, बहुत पुरानी स्केच बुक है आपकी, बहुत पुरानी स्केच बुक है आपके पास, लेकिन उसके पेजेस जो है वो कैसे है, कभी भी टीयर हो सकते, कुछ भी। अब उसके साथ अगर आप मचड़ मचड़ के रीड करोगे, कुछ ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा, पहले से वो गई हुई है और उस पे आप क्या कर रहे हो और दबाव डाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट, यानी कि टोटली डैमेज हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अगर आप बच्चों को मोस्ट ऑफ कार्टून्स, तो वो लोग, मुझे शर्म आती है क्योंकि हमारे ही देश में विटामिन डी
का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। इवन दो हमारे देश में सूर्य भगवान हमेशा है, लाइव है, फिर भी हमारे बच्चों को चश्मा आ जाता है, फिर भी हमारे बच्चों को हड्डियों का है। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर मम्मा या पापा शॉपिंग करे या कुछ वो ग्रोसरी शॉपिंग या फिर मूवी या फिर थिएटर या फिर कहीं ना कहीं खाना खाए, बच्चों के हाथ में ऐसे मोबाइल और उनका पोस्चर ऐसे होता है। सी देखिए कर्विंग ऐसा होता है, वो बच्चे कभी भी ऐसे नहीं देखते, राइट? ऐसे स्ट्रेट देख के बैठ के नहीं देखते, वो क्या है, ऐसा पोस्चर। अब देखिए मैंने जैसे बोला ये है आपकी वर्टिब्रा, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। अब बार बार अगर उसको मोड़ा जाए तो क्या होगा, वो लूज हो जाती है, वो क्रैक होने लगती है, और ये जो डिस्क है वो बल्जीनेस, यानी कि वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, उसका जो जेली है अंदर का वो धीरे धीरे बाहर ऐसे स्प्रेड होने लगता है, और धीरे धीरे कभी कभी तो वो चिपक जाता है। तो दो हड्डियों के बीच में आप देखना कंप्लेंट्स लोग करते हैं कि मैं जब टर्न होता या बैंड होता ना तो कुड़कुड़ की आवाज आती है मुझे थोड़ा। तो ये बच्चों को तब लगता है कि नहीं इट्स फन, राइट? तो वो ऑब्जर्व करना है कि बच्चों का पोस्चर, एक तो वीडियो गेम खेलते समय, एक तो मोबाइल में देखते समय, या समटाइम्स बहुत अच्छा लगा तो वो लेटे लेटे ही क्या करते हैं, मोबाइल को देखते हैं, लेटे लेटे ही सब कुछ अपना होमवर्क। बीच में तो कोरोना के समय बच्चों को देखा ही नहीं गया था, क्योंकि वो लोग लेटे लेटे ही स्कूल का वर्क करते थे, राइट? किसी ऐसे ही पोस्चर ऐसे ऐसे कर, इसी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिला है। दूसरा, युवा वर्ग में सिटिंग पोस्चर, अभी भी बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन का काम चल रहा है, ये ऑनलाइन का जमाना है, हम लोग भी ऑनलाइन पे ही कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि दिस इज हैपनिंग, ये मेरा फील्ड है, मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा प्रोफेशनल है, लेकिन थोड़ा सा प्रिवेंशन रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप पे कि ज्यादा अगर आप सिटिंग पे बैठे रहोगे, मूवमेंट नहीं करोगे। देखिए हमेशा मांसपेशियों को मसाज मिलना बहुत जरूरी है, मांसपेशियों को स्ट्रेंथनिंग मिलना बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह उठे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में बैठे, वापिस घर पे बैठे, वापिस ये क्या, दिस इज नॉट, ये एक सेडेटिव लाइफस्टाइल हो जाती है, कुछ एनर्जी वाली नहीं होती। तो आपको क्या करना है, खास तर से जिन लोगों का सिटिंग पोजीशन या जिन लोगों का एक ही प्रोफेशनल है कि आइदर वो टेलर मास्टर हो, आइदर वो डांस मास्टर हो, आइदर वो कोरियोग्राफर हो, आइदर वो स्पोर्ट्स वाला हो, या युवान कोई भी, अभी क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ने लगा है, राइट? एंकरिंग हो, हास्य में हो आपका, फिर भी स्टैंडिंग होता है, कभी स्लिपिंग होता है, कभी टेढ़े मेढ़े कुछ डांस के मोशंस होते हैं। तब आपको क्या करना है, खास ध्यान रखना है कि अगर आप एक एक कर रहे हो तो 30 to 40 मिनट्स के बाद आपको चेंज करना है पोस्चर अपना। आइदर स्ट्रेचिंग थोड़ा सा कर लो, आइदर आप बैठे हुए तो खड़े होके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, बाहर निकल के कुदरत के सामने जाइए, मैक्सिमम एयर को लीजिए, क्योंकि स्लीप डिस्क में ध्यान रखिए प्राण ऊर्जा की कमी के कारण वात का प्रकोप, वात जब घुस जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है, डायफ्राम और एब्डोमेन, वो दोनों को अगर आप बैलेंस में करते हो तो ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिले। तो खास मैं हर एक पेरेंट्स को बोलूंगी, बच्चों का पोस्चर देखिए, और यंगस्टर्स जो अभी ट्रिक्स करे वो भी समझिए कि ये अब भी नहीं लेकिन थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि अभी तो 25-30 के एज ग्रुप वाले भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं आई हैव अ बैक पेन, आई हैव अ स्लिप डिस्क पेन, आई हैव अ लेग पेन, राइट, आई हैव अ हेडेक, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये सारे वात के रोग है। तो अभी से आप समझ जाइए कि आपको खान पीन में, आप अगर कभी कभी फैशन के तौर पे, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगी, यंगस्टर्स को क्यों होता है, अभी कॉल सेंटर्स में अभी जॉब ऐसी हो गई, नाइट ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी दोनों चलती रहती है, तो उनको जगने के लिए वो क्या करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा एक टॉक्सिन है, जब ऑलरेडी वात है और उसमें ये टॉक्सिन्स आ जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को आपको नहीं लेना है, और आपको बस ध्यान रखना है कि अपने खान पीन में हम क्या ले कि जिससे आप इसमें से बाहर निकल सको। मैम जैसे कि हमारे शो का नाम है नारी बैक टू नेचर, और हम हर एक बीमारी का सॉल्यूशन भी नेचर के जरिए ही बताते हैं,
तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्लिप डिस्क के लिए हम नेचुरोपैथ के ज़रिए से कैसे ठीक कर सकते हैं? अब देखिए, नेचर के पास जब आप जाते हो तो नेचर का मतलब है धरती माँ, नेचर का मतलब है माँ। तो जब भी बच्चा कितना भी कैसा भी परेशान हो, कितना भी माँ से बिछड़ा हो, कितना भी झगड़ा किया, लेकिन माँ हमेशा दोनों हाथ से उसको बुलाती है, आ मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। सेम टू सेम आपके भीतर में किसी भी तरह का रोग हुआ हो, जब आप कुदरत के पास जाते हो, कुदरत के पास जब छूते हो, आप उसको चूमते हो, तो सारे रोग धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो इसी तरह नेचर क्योर के पास है, एक सीरीज की तरह है कि अगर आप ये करते हो, और उसमें भी खास ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बैक का इश्यू लग रहा है या मुझे फील हो रहा है ये सब कुछ, तो अभी से आप अवेयर हो जाइए। अगर आपके नियर बाय में कोई नेचर क्योर का सेंटर है तो वहां पे जाइए और 7 डेज की ट्रीटमेंट ले लीजिए, 11 डेज की ट्रीटमेंट लीजिए, या 21 डेज का एक शिविर होता है वो भी अटेंड कर लीजिए। तो आप पूरे शरीर में से टॉक्सिन्स भी निकाल दोगे, और ये जो बैक पेन है, ये जो स्लिप डिस्क है, ये जो सायाटिका है, ये सारा आपका सॉल्यूशन उसमें ही मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर मान लो वात का रोग है, तो आपको जब आप सुबह उठते हो तब आपको क्या करना है, एक तो आपको गुनगुने पानी, नॉर्मल जो पानी है उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, और उसके अंदर आपको क्या करना है, द्राक्ष जो ब्लैक रेजन्स है उसको आपको डालना है और थोड़ा सा वार्म कर लेना है, और वो पानी आपको पी लेना है, शुरुआत में ही पी लेना है। अब ट्रीटमेंट कैसी करनी है, अगर मान लो आपको पता है कि L4 L5 में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में मुझे पेन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कोल्ड एंड हॉट थेरेपी करनी है। अब कोल्ड एंड हॉट थेरेपी आप कैसे कर सकते हो, मान लो कि आपके पास हॉट बैग हो, ठीक है, जो रबर की आती है, इलेक्ट्रिक की यूज नहीं करनी है, वो बात ध्यान रखें। रबर की हॉट बैग आती है, राइट, उसके अंदर गर्म पानी भर लीजिए और उसकी हवा को निकाल दीजिए। खास ध्यान रखिए, ये रेमेडी जो मैं बता रही हूँ उसकी टेक्निक याद रखिए। अगर आप अपने घर पे शुरुआत थोड़े से कर रहे हो तो गोलियों लेने की जरूरत नहीं है। जब जैसे ही आप गोली लेते हो वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाए, तो आपको क्या करना है, हॉट बैग को लेना है, उसके अंदर वार्म कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, टू मच हॉट वाटर बनाए और हवा को निकाल दीजिए, तो वो फ्लैट हो जाएगा। जैसे फ्लैट हो गया आप बंद कर दीजिए और देख लीजिए कि वो रबर का होता है, बहुत गर्म तो नहीं है। अगर वो सब सहन कर सकता है सामने वाला, मान लो ये मेरी बैक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हॉट बैग रखनी है, 3 मिनट्स हॉट बैग रखनी है, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट्स, 3 मिनट्स होने को आए, उसके बाद ये हॉट बैग को आप निकाल दोगे और ठंडी पट्टी, ठंडी पट्टी कैसी, जो हमने ठंडा पानी होता है उसके अंदर आपको कॉटन की पट्टी डालनी है, कॉटन का कपड़ा डालना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, बहुत स्क्वीज, पानी बहुत मत निकालिए। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट आपको कोल्ड थेरेपी एंड 3 मिनट आपको हॉट थेरेपी करनी है। अब जब आप 1 मिनट के लिए हॉट को निकाल दिया, अब आप ठंडे को रख रहे हो, ध्यान रखिए, तो आपको क्या करना है, आधी मिनट तक ऐसे करना है और उसके बाद आधी मिनट उसको उल्टा कर लेना है। अपने कपड़े को, वो जो ठंडा कपड़ा है उसको उल्टा करें, क्योंकि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, निकाल दीजिए, वापस हॉट रख लीजिए। अगर बहुत गर्म है तो आप कपड़ा बिछा दीजिए पहले, और उसके बाद हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, ऐसे आपको 4 बार करना है, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करनी है। अपने आप घर पे भी आप कर सकते हो या नेचर केयर सेंटर में भी कर सकते हो। दूसरा, अब मान लो आपको लग रहा है कि मेरे पैरों तक सायाटिका नर्व्स, मेरे पैरों तक ये जा रहा है, तो ये मैंने जो आपको बताया ये याद रखना। अब ये कहाँ तक जा रहा है, पैरों तक जा रहा है, ये पैरों तक जा रहा है, ठीक है, हमारे पैरों तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, फूट बाथ करना है। तो एक आइदर बकेट ले लीजिए, 2 बकेट लेने हैं,
एक बकेट में आपको वार्म वाटर यानी कि पैरों को डीप कर सको, उतना सहन कर सको, उतना आपको वार्म या गर्म पानी रखना है। बहुत सेंसिटिव हो तो वार्म वाटर रख लीजिए, लेकिन अगर आप सहन कर सकते हो तो नॉर्मल, बहुत जलने वाला नहीं रखना है, वो वाटर है उसके अंदर पैर को रख लीजिए, काफ मसल तक, पिंडली तक आपको पानी भरना है, ठीक है। और उसके ऊपर कपड़ा रख लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, गर्मावा रहेगा आपका। और सिर के ऊपर ठंडी पट्टी। क्यों ठंडी पट्टी? क्योंकि शरीर में गर्माहट ऊपर आने लगती है तो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम, हमारे आंखों को, हमारे हेड को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नीचे गर्म होगा, वो गर्म कहाँ तक आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो हमें ऊपर क्या करना है, ठंडा। तो ऊपर हमने ठंडी पट्टी लगा दी और पैरों को हॉट वाटर में डिप कर लिया। अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो सॉल्ट को भी आप डाल सकते हो, नहीं है तो नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में भी पाँव रख सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद 20 मिनट्स के बाद आपको वापस क्या करना है, जो दूसरी बाल्टी उसमें से गर्म पानी और डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एटलीस्ट हमें 30 मिनट्स तक इस प्रोसेसिंग को करना है। अब ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम होता है तब आप गर्म को बहुत सहन नहीं कर सकते, राइट? तो तब आपको 20 मिनट्स करना है, और ठंड की मौसम हो तो आपको 30 मिनट्स तक आपको डीप करके रखने अपने पाँव को। जब गर्मी का मौसम होता है तो हीट बहुत हो जाती है, तो आप क्या कर लीजिए, हो जाने के बाद शावर कर लीजिए, कोल्ड वाटर से शावर कर लीजिए। और ठंड है तो शावर करोगे और ठंड हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, ठंड के सीजन में आपको सिर्फ पाँव को ठंडे पानी से धो लेना है। तो ये हुई हमारी 2 ट्रीटमेंट होगी। अब तीसरी है कि मान लो आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी वात का रोग है। अगर आपको लग रहा है मेरा कब्ज बहुत बढ़ रहा है, मेरे हड्डियों में हमेशा कंप्लेंट्स है, मेरे पेट की तकलीफें बहुत बढ़ रही है, मुझे डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, तो नॉर्मल एनीमा जो है पानी का, सिंपल पानी का, क्योंकि आप जब नेचर के और सेंटर में जाते हो तो आपको वो अलग अलग एनीमा होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। वहां पे कोई एक ट्रेनर होता है, वो आपको ट्रेन, वो ही करते हैं सब कुछ। लेकिन मान लो अब आप घर पे हो तो आप नॉर्मल पानी से एनिमा ले लीजिए, तो कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा, डाइजेशन अच्छा बढ़ जाएगा। और हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी एंड पाँव को ये करना है। ये जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको क्या होगा, दिस इज अ लाइन अप ट्रीटमेंट हो गई आपकी, राइट? तो ये जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपका होने लगेगा। दूसरा, ये ट्रीटमेंट के साथ योग आसन प्राणायाम करने हैं, क्योंकि कोई कोई आसन ही आप इसमें कर सकते हो, टू मच फॉरवर्ड बेंडिंग के या टू मच बैकवर्ड बेंडिंग के। अब ध्यान रखना, हमें बहुत ना आगे झुकना है ना, हमें स्ट्रेंथनिंग देनी है यहाँ पे, तो हमें मसल स्ट्रेंथनिंग वाले और उसको सपोर्ट करने वाले आसन प्राणायाम हमें करना है। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आपको, दूसरा, वहां पे आप कटी यानी कि हम कटी बस्ती भी कर सकते हैं, मसाज भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, जब मसाज करते हो, एक मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जिनको लाइसेंस या जिनको पता नहीं, वो रगड़ रगड़ के मसाज कर, ऑलरेडी क्या है, आपका ब्रेक हो गया है, आपको पेन हो रहा है तो आपको उसको ट्रीट करना है। समझिए, एक होता है सूजन, एक होता है इन्फ्लामेशन, एक होता है पेन, और एक होता है इरिटेशन। तो जब ऐसे वक्त आपको हो रहा है, तीनों में से कोई भी वक्त, तो आप क्या करोगे, रगड़ोगे नहीं, आपको क्या करना है, इस तरह से मसाज कर लेना है, ठीक है? क्योंकि वात वाला होगा तो वो मसाज करने से ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हल्के हाथों से, इधर आप सरसों का तेल, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो तेल का इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए और इस हिसाब से आप मसाज कर सकते, लेकिन कैसा, हल्के से हाथों में करना है। दूसरा है एक पोटली मसाज, पोटली आती है, बनानी होती है, अगर आप घर पे, नहीं तो आजकल रेडीमेड भी पोटली आती है, कोई भी पत्ते भी आप डाल सकते हो, निगोड़ के पत्ते हैं, फिर आप अपने नीम के पत्ते हैं, निर्गुंडी के पत्ते हैं, पारिजातक के पत्ते हैं, लाइक उस तरह से पत्तों को ले लीजिए। आप मेथी है उसको ले लीजिए अच्छी तरह से बंद, और फिर आप उस पे आप शेक भी कर सकते हो। तो वो आप, अगर आपके घर पे कोई कर सकता है, स्टीमिंग करके देता हो, हॉट स्टीमिंग करके देता हो, देन कोल्ड स्टीमिंग, तो वो भी आप ले सकते। जब आप इस तरह से छोटा सा आप घर पे शुरुआत पहले करो, राइट? या फिर आपको लगता है कि मैं हॉट
या कोल्ड का मुझे नहीं हो रहा है, मेरे घर पे कोई नहीं है, तो आप क्या कीजिए, बाथरूम में शावर है आपके पास, उसमें भी अगर शावर मूवमेंट कर रहा है, इस तरह का है, हाँ फिक्स वाला नहीं, अगर ऐसे हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसी जगह पे, जैसे ये आपकी बैक है, मान लो ये बैक है, तो शावर को ऐसे करिए और यहाँ पे जिस जगह पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे हॉट शावर एंड देन कोल्ड शावर, हॉट शावर, कोल्ड शावर, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है। आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो वो भी एक है। अगर आप अर्ली बर्ड नहीं हो, अगर आप सूर्य के बाद 8-9 बजे उठते हो और रात को 12-1 बजे सोते हो, बाहर का ज्यादा खाना होता है, तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम सीवियर हो सकता है और वो जाएगा सर्जरी। मैम, जैसे कि आप हमेशा बताते हैं कि हम अपनी हर एक बीमारी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज और योग के जरिए कर सकते हैं, तो स्लिप डिस्क के लिए किस तरह की एक्सरसाइज और योग हेल्प करते हैं? सबसे पहले मैं हमेशा हर एक एपिसोड में, और नॉट ओनली दिस नारी बैक टू नेचर, जहां पे भी मैं लेक्चर लेती हूँ मैं सबको बोलता है योग प्रशिक्षण, यानी कि योग टीचर या ट्रेनर के सामने अगर आप करते हो, दिस इज कॉल्ड योग थेरेपी। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके भीतर में कोई रोग है, लोगों को लगता है मैं टीवी में देख के या फिर कहीं कुछ छोटे से यूट्यूब में वीडियोस आए उससे अच्छा हो जाऊंगा, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नहीं पता चलता मुझे कितने तक अपने शरीर को बैंड करना है, मुझे कितने तक मेरे पैरों को खींचना है। अगर पेन होता है तो आप इतना ही खींचोगे, लेकिन जब आपके पास योग वाला होगा तो वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा या आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स देगा कि जो आपको स्ट्रेंथनिंग करवाएगा। आप क्या करोगे, दुख रहा है दुख, इतना ही करोगे, लेकिन योग होगा, कोई प्रोफेशनल होगा तो वो आपको क्या करेगा, यहाँ तक लेके, जैसे आप यहाँ करते हो, देखो यहाँ पे खिंचाव आने की शुरुआत हो जाएगी, इस जगह पे खिंचाव आने की शुरुआत, राइट। तो पहली ही बात है, जब भी कोई ऐसा सायाटिका हो या फिर स्लिप डिस्क हो, बैक हो या एनी प्रॉब्लम्स, आपके वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या पित्त रिलेटेड, योग करना है तो किसी के सामने कीजिए, तो वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है, आप लाई डाउन हो, नॉर्मल मैं बता देती हूँ आपको, आप खुद भी कर सकते हो। लाई डाउन ऑन योर बैक करना है और अपनी जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन, सांस को भरोगे और सांस को छोड़ोगे और बटाक्स और वहां पे दबाव डालना है, फिर वापस उठना है, वापस सांस को छोड़ोगे और बटाक्स पे नीचे जो बैक और बटाक्स से वहां पे दबाव करना है। दूसरा है ब्रिज पोजीशन, राइट, सेतु बंधासन, दोनों पांव को मोड़ना है और धीरे धीरे ब्रिज पोजीशन में ऊपर आना है, सांस को भरते फिर सांस को छोड़ते, धीरे 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 नीचे आना, क्या होगा, ब्रिज बनेगा, फिर वापस आप नीचे आओगे, वापस पैर होगा, ब्रिज बनेगा, तो हमारे मांसपेशियों को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, राइट, मसल स्ट्रेंथनिंग मिलेगी उसको, और वो वर्क अच्छी तरह से है, तो वो आप कर सकते हो। दूसरा है, आप लाई डाउन कर रहे हो टमी के बल पे, पेट के बल पे, छाती तक आपको क्या करना है, एक पीलो रख लेना है और वहां से पीलो रख के इधर आप मकरासन पे लेट जाइए या फिर आप धीरे धीरे खड़े होके आप अर्ध भुजंगासन तक कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपका मूवमेंट इस तरह से हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। दूसरा है कि कैट एंड काउ पोजीशन, मांजरी आसन, राइट, तो आपको क्या करना है, नी के बल पे लेटना है, नी के बल पे खड़े रहना है और हाथ ऐसे कैट एंड काउ की पोजीशन, ब्रीद इन आपको यूं करना है, ब्रीद आउट और बैक को ऊंचा, मैक्सिमम ऊंचा लेना है, ब्रीद इन मैक्सिमम आपको बैक को नीचे करना है, तो ये आप कर सकते हो। फिर लाई डाउन कर रहे हो, लेग को आप अप कीजिए धीरे धीरे, या 30-40 कोर मसल्स को आप डेवलप कीजिए, 30-40-60, इस तरह से पैर को आप ऊपर करते हो तो कोर मसल्स है, पैल्विक रीजन आपका स्ट्रेंथनिंग मिल जाता है, राइट। तो ये आप ऐसे है। अगर आप दीवार का सपोर्ट करना चाह रहे हो तो दोनों हाथों को दीवार की तरफ रखिए और एल शेप बना दीजिए, हमारे जो बॉडी ऐसे एल शेप, ये दो समझो हाथ है और ये पैर है और ये दीवार है, ठीक है, तो इस तरह से आप खड़े रहिए, तो ये आपका क्या करेगा, बैक को और खास करके पैरों को, नसें जो दब गई है, पैरों पे जो तनाव आ रहा है वहां पे आपको फायदा देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर शशांगासन,
थोड़ा सा फ्रॉग आसन में शशांक आसन की तरह आप कर सकते हो, तो ये भी आपको फायदा कर सकते हैं। आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हो कि आप बहुत नहीं कर सकते हो, बोल्स्टर ले सकते हो। आप योगा जो ये आता है बेल्ट आता है उसका आप सपोर्ट ले सकते हो। आप योगा बॉल आता है, बोल्स्टर आता है, उसका भी सपोर्ट से कर सकते हो, राइट। तो युवा अब ब्रीदिंग में खास ध्यान रखिए। जब आप ब्रीदिंग करते हो तो एक है डायफ्राम, सांस को भरोगे, चेस्ट को आपको भरना है, बस एक सिंपल ध्यान रखना। पहली एक्सरसाइज 4 टाइम्स सांस को भरो, 4 टाइम्स सांस को निकालो, दैट्स इट। इतना ही समझो कि मैं सांस भर रहा हूं, मेरा टमी फूल रहा है, छाती फूल रही है, शोल्डर अप हो रहे हैं। जब मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, शोल्डर डाउन हो रहे, छाती नीचे जा रहे, और एब्डोमेन मेरा बेली है, मेरा टमी है, वो अंदर जा रहा है, दैट्स इट। 1 2 3 4 सांस को भरिए, 1 2 3 4 सांस को छोड़ना है। तो 4 टाइम्स इन, 4 टाइम्स आउट, बस इतना कीजिए, हो जाएगा। फिर है बेली, हाँ, तो आप एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना है, एब्डोमेन को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो क्या करना है कि आपको सांस को भरने के बाद छोड़ना है, सिर्फ छोड़ना है आपको, राइट। जोर से नहीं, ऐसे नहीं करना। तो मूवमेंट कैसी होगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी होगी, भरा सांस, छोड़ा सांस, भरा सांस, छोड़ा सांस। तो आपकी बेली क्या होगी, एक्सपांड होगी, कोलैप्स होगी, एक्सपांड होगी, अंदर जाएगी। तो इस तरह से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जब आप ध्यान करते हो, इसके साथ जब ध्यान करते हो, तब आपका सहस्त्रार से एक पावर मिलता है, और वो पावर को आप ग्रहण कर सकते हो, और फिर आपके भीतर में एक ऊर्जा 5 प्राण के साथ, राइट, 7 शरीर के साथ, जहां पे भी गंदगी है वहां पे आप वो लाइफ फोर्स एनर्जी को भेजते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। अफर्मेशन के साथ, क्रिस्टल पिरामिड के साथ, यूज अ क्रिस्टल पिरामिड, राइट, इट्स अफेक्ट टू मच। पिरामिड को अपने हाथ में ले लीजिए, पिरामिड को सिर पे लगा दी, जैसे ही क्रिस्टल को जब आप हाथ में लेते हो, right, there are so many crystals pyramid available in market, or you can just take normal white crystal, clear quartz ले लीजिए, हाथों में ले लीजिए और ध्यान कीजिए। जैसे ही आप करते हो, हीलिंग पावर आपके भीतर में आ जाएगी। आप शिव शक्ति से भी ट्रीट कर सकते हो, अपने आप डाउजिंग से भी ठीक हो सकता है। जहां जहां प्रॉब्लम है, जो जो चक्र में प्रॉब्लम है, उसको भी आप ठीक कर सकते हो विद द अफर्मेशन, या फिर आप जस्ट हीलिंग पावर डालिए, मुझे ठीक हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, मेडिटेशन कब होता है, जब आपका शरीर मन बहुत ही स्वस्थ हो जाता है, इंद्रियां परे हो जाती, तब आप कर सकते हो। तो उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो ना, यू कनेक्ट, आप अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और जो भी गंदगी है उसको वो रिलीज करता है, एस्ट्रल सर्जरी रिलीज करता है, और यू फील इट, कोई मुझे कुछ कर रहा है, राइट। लेकिन सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब आप करें, लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी फट से उठिए मत, कभी भी फटाक से कुछ लीजिए मत, या कभी भी आपको अगर कोई मूवमेंट्स करने हैं तो ध्यान लगाइए। और कभी आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, तो खड्डे को संभल के जाइए और एंजॉय कीजिए। मैम अब चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट अन्न ही परब्रह्म की। उसके बाद हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे। अन्न ही परब्रह्म, नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप हमेशा बताते हैं एक्सरसाइज के बाद कि हम फूड के जरिए खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब स्लिप डिस्क में बात आती है कि किस तरह की डाइट हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। अन्न ही परब्रह्म, अन्न जैसा आप डालोगे, वात वाला अन्न डालोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो वात वाले फूड्स है, जैसे कि वाल है, ऐसे लेंटिन्स है, दालें है जिसके अंदर वात की प्रकृति ज्यादा है, तो वैसा नहीं लेना है। शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज हो, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
या फिर ऐसी चीज लीजिए कि जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिलीज करने में काम करेगा। तो इसके लिए आपको मैं 2-3 रेमेडीज बता देती हूँ, वो आप फॉलो कीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स खाने, क्योंकि सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हमारा मूवमेंट अच्छा होगा तब सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ड्राइनेस खिंचा वाला होगा तो हमारा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो उसके बाद पानी पिया और उसके बाद आपको 10 ml आपको कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल को पी लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो आप उसके ऊपर नौसे का पानी पी सकते हो। अगर आपको लग रहा है आई एम कंफर्टेबल तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं हो तो उसके ऊपर आप नौसे का पानी, वार्म वाटर आप पी ले सकते हो। ये हो गया। अब आता है कि ऐसा पाउडर या ऐसी इंग्रेडिएंट्स हमारे घरों में है, वो है कलौंजी है आपके घर पे, फिर आपके घर पे है मेथी दाना है। तो आपको क्या करना है, रात को 5 कप पानी में 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम आपको मेथी दाना मिक्स करके सोख करके उसको रखना है। उसके बाद उसके अंदर 3 नींबू को आप डाल दीजिए। अब सुबह जब आप उठते हो तब उसको बॉईल कीजिए, 4 कप वो हो जाए, यानी कि 1 कप कम हो जाए, 4 कप हो जाए। अब टेस्ट में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप गुड़ डाल सकते हो अंदर या हनी डाल सकते हो। और सुबह दोपहर शाम आपको खाना खाने के पहले ये ड्रिंक्स पी लेना है, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा कि मान लो कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट को इस्तेमाल कीजिए, आलमंड को इस्तेमाल कीजिए, एवोकाडो को इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव्स को इस्तेमाल कीजिए। फिर ससमी सीड यानी कि तिल का बहुत जरूरी है, तो तिल और खजूर दोनों को मिक्स करके आप क्या करें, दिन में 3 बार लेना शुरू कर दीजिए। तिल और खजूर, व्हाइट तिल जो आते हैं वो लीजिए, ब्लैक तिल है वो भी अच्छे हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास सौंफ दूध अगर आप बनाते हो, गाय का शुद्ध दूध है आपके पास, तो आप क्या करें, या फिर कोकोनट मिल्क, अगर आप वेगन हो कोकोनट, आलमंड, आप सोया, या फिर आप ओट्स का भी मिल्क है, तो उसमें क्या ऑफ सिनेमन पाउडर, राइट। और आप तीनों को क्या कर लेना है, अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 कप हो तो उसको उबाल के क्या कर लेना, आधा कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको नटमेग और क्लव वो भी डाल देना है। और उसके बाद आपको ये घी उसके ऊपर लास्ट में डालने के बाद पी लीजिए रात को सोते समय। अब दूसरा, सहजन, ड्रम स्टिक is a best remedy for the curing all वात disorders, right। जितने भी वात के प्रॉब्लम है, मोरिंगो खाना शुरू कर दीजिए, रागी खाना शुरू कीजिए और तिल खाना शुरू कर दीजिए, फिर जवा खाना, ओट्स खाना शुरू कर दीजिए। अब जब मोरिंगो है तो उसका आप क्या कर सकते हो, पराठे में आप खाना चाहते हो मोरिंगो पाउडर डाल दीजिए, आपने दही लिया मोरिंगो पाउडर डाल दीजिए, आपने कोई सलाद बनाया मोरिंगो लीव्स है, फूल्स है, उसका बाद सब कुछ आप यूज कर सकते हो। तो मोरिंगो का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दे। इन शॉर्ट में कहने का है, पक्व को कम कीजिए, कच्चों को रखिए। आप फ्रूट्स ले सकते हो सफेद रंग के, या कुछ भी आपको लग रहा है सफेद और ग्रीन का रंग के अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो वो फ्रूट्स लेना, वो सब्जी खाना आप शुरू कर दीजिए। पेठा है वेरी नाइस, पंपकिन है वेरी नाइस, तो आप ये सब कुछ भी अपने डाइट में लेना चाहिए। तो सलाड्स है, सूप्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इनका जितना कंज्यूम आप करोगे आपके शरीर से फ्लशिंग अच्छी तरह से होगा। और जो न्यूट्रिशन मिनरल्स जो खत्म हो गए हैं, हमारे विटामिन्स मिनरल्स खत्म है, वो आपको हेल्प करेगी। और जो बोन हमारे डीजेनरेट हो रहे, जो मांसपेशियां लूज हो रहे, उसको स्ट्रेंथनिंग देने का काम करेगा। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी पहली दर्शक है अनादि, उनकी उम्र है 29 साल। वो बता रही हैं कि स्लिप डिस्क की वजह से उन्हें सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनका सवाल है कि बताइए मैं पेन को कैसे कम कर सकती हूँ। अब देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन जो है तो उनकी उम्र क्या है वो जानना 29 बहुत साल। जरूरी है। 29 साल के, राइट, हाँ सॉरी जी। 29 साल के है। उनका प्रोफेशनल
क्योंकि 29 साल में डिस होना, प्रोलेप्स होना या बल्जिंग होना वो नहीं है, लाइफस्टाइल वो देखनी है। उनका पोस्चर कैसा है, उनकी प्रोफेशनल यानी कि जॉब क्या है वो देखना बहुत जरूरी। अगर बैठालू बहुत जिंदगी है तो उनको अब चेंज करना है। अपने पोस्चर पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। पहले आप खड़े रहते हो, सोते हो, उस पर ध्यान रखिए। अगर आप सोते हो मान लो तो आप पीलो का सपोर्ट ले लीजिए, राइट। तो आगे पी लो, पीछे पी लो, तो क्या होगा, डायरेक्टली आप वहां पे नहीं जाओगे। समझिए, जैसे आप लेटे हो ऐसे, तो आगे भी पी लो, तो अगर आप पैर भी रखते हो तो वो पीलो के ऊपर आएगा, समझे। या पीलो के नीचे, पैरों के नीचे पीलो रख लीजिए। तो आपको पहले तो इस तरह से सोने की आदत डालनी है। झटके में कभी भी खड़ा नहीं होना है, राइट। झटके में फट से खड़ा होके चलना नहीं है। अपने सुबह 10 मिनट अपने बेड से आपको उठना है, और आपको क्या करना है, बैठ के, हम जो बोलते हैं ना, ये हाथ है वही हमारा शरीर है। तो यही हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता यहाँ पे है। तो उनको हम बैठ के ईश्वर को भजेंगे और बोलेंगे कि मैं ही हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे भी दूसरों को भी अच्छा करना है। तो मेरे हाथ से कुछ भी आज का जो समय है वो बहुत अच्छा है। जब आप अफर्मेशन डालते हो, जब आप सोचते हो अच्छा सुबह सुबह, और अपने लिए 5 मिनट निकालिए सुबह सुबह, और उसके बाद अपनी दिनचर्या। क्यों? क्योंकि आप जब सो के उठते हो ना, तब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। फटाक से जो लोग फटाफट काम करने जाते हैं, इसीलिए लोगों को कभी कभी पैरों में तकलीफ होती है, या फिर लगता है मुझे आज कुछ हो रहा है, राइट, क्योंकि वो धड़ाधड़ करते हैं। तो आपको पहले तो अच्छी तरह से बेड पे बैठना है। दूसरा, जब आप बेड से उठते हो ना, तो आप मान लो ऐसे लेटे हो, तो करवट को चेंज, टमी पे आ जाइए और 1 मिनट के लिए सो जाइए ऐसा, और उसके बाद आप उठिए। तो ये आप काम कर सकते हो। थोड़ा सा जब आप लेटते हो तो पाँव को थोड़ा सा ऐसे दब 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 करके धीरे 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 पाँव का वाइब्रेशन आप कर लीजिए, वो कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योग आसन नहीं कर रहे हो, तो वो उसमें फायदा नहीं होगा। सिर्फ चलना, इससे फायदा नहीं होता है। स्ट्रेंथनिंग कैसे होनी चाहिए, मसल्स खींचे, वो स्ट्रेंथनिंग उससे होती है। तो योग आसन आप शुरू कर दीजिए, तो आपका ये थोड़ा थोड़ा सा पोस्चर का ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा मसल्स, जो मांसपेशियां कमजोर हो गई इसीलिए दर्द हो रहा है, ध्यान रखिए। ये जो दर्द हो रहा है ड्यू टू द मसल वीकनेस के कारण होता है, राइट। तो उसको स्ट्रेंथनिंग कीजिए योगासन प्राणायाम के द्वारा। और उसके बाद आपको खान पीन में, अगर आप बहुत स्पाइसी खा रहे हो, अगर आप तला भुना बहुत खा रहे हो, अगर आप रेडी टू मिक्स वाला खा रहे हो, अगर आप मैदे के आइटम खा रहे हो, कोई भी मैदे के मतलब मछली हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसको स्टॉप कर दीजिए। और ट्राई कीजिए कि आप अगर दोपहर को आपको क्रेविंग्स हो रहे, आप बर्गर खा रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ बर्गर एक एप्पल ले लीजिए। इंस्टेड ऑफ बर्गर आप चने और मुरमुरे खा लीजिए। इंस्टेड ऑफ बर्गर आप अगर आपके पास पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल का जूस पी लीजिए, राइट। यू कैन, इंस्टेड ऑफ बर्गर अगर आपके पास सलाड्स रेडी है, राइट, वो खा लीजिए। ठीक है, तो आपको मैच आपको करना है। अगर आपको पता जाए कि एज ऑफ 29 में मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में दिक्कत है। अगर आपका वेट है तो वेट को रिडक्शन अच्छी तरह से कीजिए, फोर्सफुली मत कीजिए। जो आप खा रहे हो उसको आप जज कीजिए कि कहीं मेरे ये तो प्रमाण ज्यादा नहीं है, गेहूं का प्रमाण तो मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ, रागी का चालू कर दीजिए, ससमी सीड्स का चालू कर दीजिए। उसके अंदर जब आप आटा करते हो ना, उसमें पेपर डालिए, सौंफ डालिए, तिल डालिए, अजवाइन डालिए, और ऐसी आप बनाइए। पालक डाल दीजिए, सी स्टफिंग भी अलग अलग कीजिए, मटर डालिए, पालक डालिए, बीट डालिए, वॉटेवर आपको जो, मेथी डाल दीजिए, राइट। तो वैसे आप बना के खाना शुरू कर दीजिए। ओट्स डाल दीजिए, जव डाल दीजिए। तो इस तरह से आप खाना थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, और फिर देखिए किस तरह से अपने आप को खुद पहले देखिए। मैम, अब हमारी अगली दर्शक हैं कविता। उनकी उम्र है 54 साल। वो बता रही हैं कि उन्हें पिछले 3 महीने से सर्वाइकल स्लिप डिस्क है, तो वो इसके लिए इलाज पूछ रही हैं। अब देखिए, 40 के बाद वात बढ़ने लगता है। ऐसे तो 30, आजकल तो 30 भी बोलने लगे, क्योंकि बच्चे होते हैं तब कफ होता है। उसके बाद जो यंगस्टर्स होते हैं उसमें पित्त, यानी वो एनर्जी होती है, पित्त प्रकृति होती है। और एज ऑफ 30, 35, 40 के बाद आपका वात
स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलरेडी आपकी वात की इस प्रकृति में आप आ चुके हो, उसमें भी आप क्या ग्रहण करते हो, आपका लाइफस्टाइल, अगेन एंड अगेन मैं सबको वही बोलूंगी, आप क्या घर पे रूटीन काम करते हो, आप बाहर वर्क करते हो, कौन सा करो, वो थोड़ा सा मूवमेंट सन में, अगर आप पूरे दिन घर पे बैठे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी घर का काम ले रहे हो ना, वो आप धूप में बैठिए, ठीक है। धूप की बैक को धूप लगनी चाहिए, फ्रंट को धूप लगनी चाहिए और साइड्स को धूप लगनी चाहिए। और दूसरा, थोड़ा सा ऑयल मसाज, मैंने जैसे बोला थोड़ा सा आप ऑयल मसाज, आइदर ऑलिव ऑयल ले लिया, ससमी ऑयल ले लिया, आपने ये सरसों का ऑयल ले लिया, उसके अंदर आपने अजवाइन डाल दी, आपने ये नमक, काला नमक है वो आपने ये किया, जिंजर डाल दिया, वैसा भी आप कर सकते। अगर आपको चाहिए तो जिंजर का ऑयल है, लेवेंडर का ऑयल है, सूदिंग ऑयल है, ऐसा भी आप डाल सकते हो, तो एक अरोमा जैसा हो जाएगा। तो आप वो डाल के थोड़ा सा मसाज कीजिए। जब आप सूर्य के सामने हो तो तभी आप नेक का धीरे धीरे कीजिए। आपके पास टॉवेल होगा, टॉवेल को लीजिए, थोड़ा सा टॉवेल की मदद से आप ऊपर जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे, टॉवेल को पकड़ के खींच के, यानी सपोर्ट देना है नेक को, ऐसे फटफट फटफट नहीं करना है, राइट। और दूसरा, ये अभी अचानक हुआ कितने समय से, वो भी चेक करना है, सडनली कभी नहीं होता, इसका रूट पहले से होता है। मे बी आप पहले बहुत हुड़हुड़ दबंग में काम करते होंगे, या फिर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं रखा, कुछ भी खाया, बासी खाते हो, ध्यान रखिए, तभी भी प्रॉब्लम होता है। अगर आपने बहुत भुना हुआ खाया, ग्रेवी वाला खाया, तभी भी होता है। अगर आपने चने है, मसूर है, बहुत सारा उड़द है, बहुत सारा खाया, राजमा है, चावल बहुत खाते हो, वो भी होता है। सी क्या होता है, सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। अगर आपके घर पे यही टेंडेंसी चल रही, अगर आपके घर पे खाने के बाद फ्रूट्स खा रहे हो, वो भी विरुद्ध है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, पानी का प्रमाण आपके शरीर में कम हो, वो भी रीजन है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो मैंने आज आपको बताया वो कीजिए, नेक की एक्सरसाइज कीजिए, या नजदीक में कोई अगर नेचर क्योर सेंटर हो वहां पे जाइए और कीजिए। वो आइदर आपके वहां पे भी बस्ती करके ये जैसे हम लोग जानू बस्ती, कटी बस्ती है, वैसे वो सर्वाइकल के वहां पे बस्ती करके देंगे, ऑयल को भर देंगे, ठीक है। तो वो आपको कर, उठिए, जागिए और करिए। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आपको देखना है कि आपको आगे किस तरह से ट्रीट होना है। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं रितेश, उनकी उम्र है 33 साल। वो बता रहे हैं कि थोरेसिक स्लिप डिस्क को सर्जरी की जरूरत है या फिर उसे ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, थोरेसिक स्लिप डिस्क हो गया है, अब ये पहले तो है कितने वक्त से आपको है, कोई ऐसे सारे जो होते हैं, हम जवाब दे यहाँ पे, जब ऐसा कोई सेशन होता है हमारा, हमें पता नहीं चलता क्योंकि कितने तक आप पहुंच गए हो। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं मुझे नी का प्रॉब्लम है, क्या सर्जरी करे कि ना करे, लेकिन वो कितने हद तक गया हुआ है, कितने सालों से है, वो हमें चेक करना पड़ता है। तो बस आपको वो मैं बोल सकती हूँ। देखिए, थर्ड, हमारे जैसे बोला 4 स्टेजेस होते हैं, 4 ग्रेड होता है। तो अगर 1 to 3 ग्रेड में कितना है, बेरेबल है, कितना है, तो वो आप विदाउट सर्जरी कर सकते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो और खान पीन में ध्यान रखते हो, दोनों को मिलाप करते हो, तो यू कैन क्योर योर स्लिप डिस्क, ठीक है। लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि जैसे सर्जरी की नौबत कब आती है, वो भी एक बार आप समझ लीजिए सब लोग, कि मान लो कि ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड होने लगा हुआ है, राइट, ज्यादा ब्लैडर भर रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा, यू हैव सेंसेशन लेकिन पास नहीं हो रहा है, पैरों में झंझनाटी इतनी रहती है कि आप जब चलते हो तो वो आप महसूस नहीं कर सकते मेरा पैर उठा कि नहीं उठा। जब आप वॉशरूम जाते हो तो बाथरूम 1 या 2 ही बूंदे आती है, लेकिन आपको महसूस होता और है और है। जब आप स्टूल पास करते हो तो वो भी प्रॉपर नहीं होता है, तो आप स्टूल पास, कॉन्स्टिपेशन और ब्लैडर दोनों पे जब ड्राइनेस हो जाता है, ऐसी नौबतें आ जाती है। दूसरा, कभी कभी घुटने जो है वो मोड़ने लगते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो आपका इम्बैलेंस हो तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है ना,
ठीक है। तो ऐसे समय बहुत सिवियर पे चले जाते हैं, तब आपको सर्जरी का होता है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे बैक में पेन हो रहा है, मेरे चेस्ट, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे नेक रीजन, कभी कभी लोग बोलते हैं ना मैं नेक को ऐसा ही रखता हूँ कि मेरा अकड़ गया है, लेकिन ठीक नहीं करते। मुझे सर्दी की आदत हो गई है, मुझे एलर्जी की आदत हो गई, मुझे हमेशा होता है, नहीं, दैट मीन्स योर इम्यूनिटी पावर। अगर आपको बलगम बार बार हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे चेस्ट पे दबाव हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे कहीं बैक इश्यू में तो नहीं है। आप सबसे पहले नजदीक पे जाइए। दूसरा, थोड़ा सा मूवमेंट, योग, जो भी करवा रहे उन, जो सच में योग निरीक्षण है, जो योग थेरेपी करवा रहे, उनके पास आप थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे करना है। एक दिन में ये ठीक नहीं होगा, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, और उसके बाद आप जैसे जैसे होगा उसके बाद आप ठीक करें, क्योंकि इमीडिएटली कोई भी चीज हम बोल नहीं सकते कि हाँ सर्जरी करो या नहीं करो। दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, हम आपको कोई रिव्यू ऐसा नहीं दे सकते हाँ सर्जरी नहीं की फिक्स नहीं। मैं आपको एक क्लू दे सकती हूँ कि आपको देखना है कौन से तक मेरी है, और उसके बाद आप खुद ये कर सकते हो। तो आपका डिसीजन रहेगा, क्योंकि इसमें हम नहीं बता सकते कि करना है या नहीं करना है, राइट। तो वो आपको चेक करना है, पहले अपने आप को देखिए, फिर महसूस, ठोकिए मत दूसरों पे। कुछ अपने आप नहीं होता है और हम कोशिश को, अच्छा फाइनल डिसीजन सर्जरी, हर एक का सॉल्यूशन होता है। जस्ट कॉज को पकड़िए, रूट को पकड़िए, और उसके लिए यू नीड पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। दवाइयां अगर लोगे तो वो हजारों बीमारियां पैदा करेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस में रहोगे तो हजारों बीमारियों नहीं, हमारे शरीर को स्वर्ग के समान बना देगा। और हरियाली ही हरियाली आपके भीतर में भी होगी, तो वो चेहरे पे भी दिखाई देगी। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, जब आप ध्यान करते हो, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि भीतर की हरियाली, भीतर की मदर अर्थ को बाहर निकालिए, राइट। उसके साथ कनेक्ट होइए। बाहर के तो मदर अर्थ को कनेक्ट करेंगे, लेकिन भीतर के मदर अर्थ को भी हमें कनेक्ट करना है, और दैट इज अ पंच महाभूत, दिस इज योर मदर, वो उसको कनेक्ट कीजिए। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।